स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले छुट्टी पर सियासत शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका से रविवार और जुमे की छुट्टी को सांप्रदायिकता से जोड़ा तो वाराणसी में असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर पलटवार कर दिया। ओवैसी ने दावा किया कि हफ्ते में 7 की जगह 8 दिन भी कर सकते हैं और 8वें दिन का नाम मोदीवार रख सकते हैं। चुनावी रण में छुट्टी पर सियासत। चुनावी लड़ाई जुमे की छुट्टी पर आई। लोकसभा चुनाव के रण में अब आखिरी रण से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। पीएम मोदी ने छुट्टी को सांप्रदायिकता से क्या जोड़ा, उन पर पलटवार तेज हो गया। सबसे पहले मैदान में उतरे एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हफ्ते में रविवार शुक्रवार के बाद मोदीवार शब्द जोड़ दिया। पीएम मोदी ने रविवार और शुक्रवार की छुट्टी को कैसे सांप्रदायिकता से जोड़ा, उसे हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार आपको सुनाते हैं। मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहाँ पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? तो आप ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो कर। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसे उन्होंने झारखंड के दुमका में दिया। दरअसल पीएम मोदी झारखंड के दुमका की रैली से रविवार और शुक्रवार की छुट्टी का जिक्र कर रहे थे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तब ईसाई समाज रविवार को छुट्टी मनाता था। ये परंपरा तब से शुरू हुई। इसका जुड़ाव ईसाई समाज से है, लेकिन झारखंड के एक जिले में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी हो गई। पीएम ने कहा कि पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से भी झगड़ा। कि हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है और इस सियासी लड़ाई में जीत के लिए पार्टियों के नेता कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी की इस ध्यान साधना की खबर ने चुनावों के बीच विरोधियों में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये वीडियो पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इस अद्भुत वीडियो को पीएम मोदी के ही हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया गया, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी के इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इस बार कन्याकुमारी के इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही ध्यान के लिए क्यों चुना? धार्मिक मान्यता है कि मां पार्वती ने महादेव शिव के लिए एक पांव पर खड़े होकर यहीं तप किया था। इसके अलावा खुद स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं ध्यान लगाया था। दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत दर्शन के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द,
गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था। 24 सितंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इस चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे। 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने इसी चट्टान पर ध्यान किया था। उनके ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। यही उन्होंने एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा था। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी सोच के साथ देश की सियासत को आगे ले जा रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव रहा है। वो उनके जीवन से जुड़ी कहानियों को वक्त वक्त पर अपने भाषणों के दौरान लोगों से साझा करते रहते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बयानों की चर्चा हो रही है। मणिशंकर अय्यर ने अपने एक पुराने बयान पर माफी मांगी है, तो वहीं शशि थरूर ने गठबंधन की सरकार बनने पर यूएपीए कानून को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और यही वजह है कि विरोधी कांग्रेस की नीतियों पर फिर से हमलावर हो गए हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कहावत को समझना है तो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर के बयानों को देख लीजिए। अब मणिशंकर अय्यर के एक माफीनामे ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। So I used the expression alleged, but I shouldn't have done so. Yes, I shouldn't have done so because we are in the middle of an election. दरअसल 24 अप्रैल 2024 को मणिशंकर अय्यर ने चीन का जिक्र करते हुए 1962 में हुए हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका ये मतलब हुआ कि चीन ने हमला किया नहीं, बल्कि ऐसा आरोप लगाया जाता है। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. मामला चीन से जुड़ा था, इसीलिए बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस ने हमेशा से चीन से नजदीकी दिखाई है। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपने एक बयान से विरोधियों को मौका दे दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो यूएपीए को खत्म कर दिया जाएगा। The UAPA was a law the UPA had brought in, but they have amended it in such a way that the government can declare anybody to be a suspected terrorist. We believe this is absolutely wrong. We want to preserve the constitutional integrity of the country by ensuring that many provisions of these anti-people laws that abridge the rights and freedoms of Indian citizens are removed so our rights and freedoms are back. यानी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, अब शशि थरूर गठबंधन की सरकार के सत्ता में आने पर उसे खत्म करने की बात कह रहे हैं। जाहिर है मणिशंकर अय्यर की तरह शशि थरूर ने भी विरोधियों को कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। 7वें और आखिरी चरण में पूर्वांचल की 17 सीटों पर चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, जिसमें 13 सीटें तो उत्तर प्रदेश की हैं। और इन्हीं 13 सीटों को जीतने के लिए एक तरफ सीएम योगी तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। महराजगंज, देवरिया, बलिया और सोनभद्र में ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जितना सूर्यदेव ने पारा हाई कर रखा है, उससे कहीं ज्यादा इस वक्त सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। आखिरी चरण के रण में पूर्वांचल निर्णायक भूमिका निभाएगा और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता 13 सीटों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन में 4 रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र में अमित शाह विपक्ष पर बरसते नजर आए। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा।
3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना है, आंगन टेढ़ा है, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। महाराजगंज से लेकर देवरिया तक अमित शाह ने राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक को खरी खोटी सुनाई। अमित शाह ने दावा किया कि 5 चरणों में ही बीजेपी 310 सीटें जीत चुकी है। 7वें चरण के बाद 400 पार तय है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310 पार। ये 6ठा और 7वां 400 पार कराने का है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो, 40 भी पार नहीं। और ये दूसरे शहजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले हैं। अमित शाह यही नहीं रुके, राम मंदिर निर्माण से लेकर पीओके तक के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एटम बम से डराते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। उन्होंने साफ किया कि पीओके भारत का है और रहेगा। मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले हमें डराते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। मैं आज बताने आया हूं, राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे, लेकर। पूर्वांचल के रण में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प है, लेकिन बीजेपी 80 सीटों के लक्ष्य के साथ यूपी फतेह की तैयारी में जुटी है। ऐसे में पूर्वांचल की इन 13 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है। यही वजह है कि भीषण गर्मी के बीच भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता सियासी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन लोकसभा चुनाव में पंजाब की लुधियाना सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। लुधियाना सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला। बिट्टू की बगावत से टेंशन में राजा वारिंग। कांग्रेस के लिए लुधियाना नाक का सवाल। पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 24 के चुनाव में अपने गढ़ को बचाना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से सांसद बने थे। 2014 में भी कांग्रेस के टिकट पर रवनीत सिंह बिट्टू ने चुनाव जीता था। 2009 में कांग्रेस के मनीष तिवारी लुधियाना से सांसद थे, लेकिन इस बार रवनीत सिंह बिट्टू की बगावत से कांग्रेस टेंशन में है। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से अमरिंदर सिंह राजा वारिंग मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने यहां से अशोक पाराशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अपनी परंपरागत सीट बचाना कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। रवनीत सिंह बिट्टू 2 बार से लुधियाना के सांसद हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। हर घर ਜਿਹਦੀ फोटो अपने दादियां दी नानियां दी दादा नानी दी लगी हुंदी है, बजुर्गां दी लगी हुंदी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪੈਰ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਆ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਹੀ ਖਰਾਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ।
हालांकि इस बार लुधियाना की जनता पार्टी, नेता या विरासत के नाम पर नहीं, बल्कि बेरोजगारी, नशा और किसान के मुद्दे पर वोट देने की बात कर रही है। लुधियाना का मूड क्या है इस बार ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बिट्टू की बगावत के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आपने कई बार बच्चों को और कभी कभार बड़ों को मिट्टी खाते हुए देखा होगा या सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को बाल खाते हुए देखा है या सुना है? एक महिला जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, उस बीमारी में उसे बाल खाने की लत लग गई। ऐसी आदत कि वो 2.5 किलो बाल खा गई और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द उठता है और फिर जांच में पता चलता है कि उसके पेट में 2.5 किलो बाल हैं। फिर क्या हुआ उस महिला के साथ? आखिर ये कौन सी बीमारी है जिसमें लोग बाल खाने लगते हैं और ये बीमारी होती कैसे है? आपको सब कुछ बताएंगे, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। सतना के चित्रकूट की जानकी कुंड चिकित्सालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक 25 वर्षीय महिला जिसे तरह तरह के बाल खाने का अजीबो शौक लग गया, लेकिन यही शौक महिला के लिए जानलेवा बन गया। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। जब वो इलाज के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि उसे ट्राइकोबेजोर नाम की बीमारी है। इस बीमारी में महिला बाल खाने लगती है। महिला को ये बीमारी तब हुई जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बीमारी में महिला को बाल खाने की आदत लग गई और फिर वो रोजाना बाल खाने लगी। ये जो केस होता है इसमें क्या है, महिलाएं बाल खाती हैं और जिसको कि अपन ट्राइकोबेजोर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो या तो कम उम्र की यंग लेडीज में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, और किसी को यदि साइकेट्रिक कुछ मानसिक बीमारी होती है उन कंडीशन में ये लोग बाल खाते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें जान तक जा सकती है। महिला अपने दूसरे बच्चे को जन्म दी और उसके बाद बाल खाने की लत छूट गई। एक दिन अचानक से महिला के पेट में दर्द उठता है। जब महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो जांच हुई, जिसके बाद पता चला कि उसके पेट में अमाशय में करीब 2-2.5 किलो तक का बाल गुच्छा अटका हुआ है, जिसके कारण महिला को लगातार उल्टियां हो रही थी और खाना भी नहीं खा पा रही थी, जिसके बाद सीटी स्कैन में पता चला। उसको खाने की, बाल खाने की इच्छा होती थी, तो ये क्या करती थी कि अपने भी बाल खाती थी और आसपास में जितने भी बाल। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आगे देखिए महारो राजस्थान।